So in last class we have also discussed the efficiency, the how the voltage is depending upon, how the efficiency of transmission is depending upon the voltage. Okay, ये हमने भी डिस्कस किया था. Okay. जी सर. efficiency जी सर. का हमने एक डेरिवेशन किया था, जो जो हमें पता चलता है कि इफिशियंसी कैसे हमारा वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं. देन वोल्टेज ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ कॉपर, और हमने देखा था कि इफ वी ट्रांसमिट द पावर एट हायर एंड हायर वोल्टेज, द इफिशियंसी इंक्रीजेस. हाँ, वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ कॉपर आल्सो डिक्रीजेस. फिर हमने देखा था चॉइस क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम चॉइस क्या होना चाहिए वोल्टेज का. हाँ, ऑप्टिमम चॉइस क्या होना चाहिए वो भी हमने देखा था. ऑप्टिमम चॉइस क्या होना चाहिए कि सो दैट हमारा ट्रांसमिशन क्या हो, इफ मतलब हमारा ट्रांसमिशन पावर का ट्रांसमिशन काफी इफिशिएंट हो. तो हमने ये देखा था, एक हमने कर्व आया था. जैसे जैसे हम वोल्टेज बनाते हैं, हमने देखा था कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन भी बढ़ता है. कॉस्ट ऑफ कंडक्टर कम होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर क्या होता है, बढ़ता है. हाँ, तो एक ऐसा पॉइंट आता है, यहाँ पे कि जहाँ पे हमारा जो ब्रेक, ये कहा क्या होता है, ब्रेक पॉइंट होता है कि जहां कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन और कॉस्ट ऑफ कंडक्टर सेम हो. तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिमम वोल्टेज होता है. इस ऑप्टिमम वोल्टेज पे अगर हम ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होगा, मिनिमम होगा. टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा. तो इस ऑप्टिमम वोल्टेज पे हम ट्रांसमिशन करते हैं. इस ऑप्टिमम वोल्टेज पे हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं. और ये वोल्टेज कैसे निकालता है, एक फॉर्मूला से आता है. ये कर्व कर्व दिखा देता है, कर्व प्लॉट किया जाता है, और फिर यहाँ से हम ऑप्टिमम वोल्टेज हम कैलकुलेट करते हैं. ओके, यहाँ से ऑप्टिमम वोल्टेज को हम कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो ये तुम लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा. क्यों हमने देखा था कि चॉइस वोल्टेज का अगर हम चॉइस करते हैं तो ये वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, स्विचेस, सर्किट ब्रेकर, इंसुलेशन, ये सब भी बढ़ता है. कॉस्ट ऑफ कंडक्टर कम होता है. कॉस्ट ऑफ कंडक्टर क्या, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कॉपर डिक्रीज हो रहा है. जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. लेकिन वॉल्यूम कॉपर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कॉपर भी कम होगा. कॉस्ट ऑफ कॉपर भी कम होगा ना. कॉस्ट ऑफ कॉपर कम होगा तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कॉपर कम होगा तो इसका मतलब क्या है, हमारा इफ ट्रांसमिशन का जो कॉस्ट है वो कम होगा. लेकिन कॉस्ट ऑफ कॉपर तो कम हो रहा है इसका, फिर इंसुलेशन का कॉस्ट, ट्रांसफार्मर का कॉस्ट, सर्किट ब्रेकर का कॉस्ट, इन सब का कॉस्ट बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा है. और दूसरा और क्या है, लीकेज जो करंट है ओवर इंसुलेटर है ये भी बढ़ेगा. वोल्टेज जितना बढ़ाओगे तो लीकेज करंट बढ़ेगा, कोरोना डिस्चार्ज बढ़ेगा. कोरोना डिस्चार्ज क्या हो रहा है, जितना ज्यादा अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कंडक्टर से एनर्जी लीक करता है, एटमोस्फेयर भी एनर्जी लीक करता है वेरी हाई वोल्टेज पे. तो इससे कोरोना डिस्चार्ज बढ़ेगा, तो ये भी प्रॉब्लम है. तो ऑप्टिमम वोल्टेज क्या होना चाहिए, तो हमने ग्राफ देखा था कि क्या किस ऑप्टिमम वोल्टेज पे हम ट्रांसमिट करते हैं. ओके, अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ आवर क्लास, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज. तो क्या ट्रांसमिशन वोल्टेज का हमें सिलेक्शन करना चाहिए, कैसे हम ट्रांसमिशन वोल्टेज का हम सिलेक्शन करते हैं. ओके, तो यहाँ देखो कैसे सिलेक्शन करते हैं. तो स्टैंडर्ड वोल्टेज जो है हमारा ट्रांसमिशन का, स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या है ट्रांसमिशन का, हम लेते हैं जैसे 66 kV, 110 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV, ये स्टैंडर्ड वोल्टेज ट्रांसमिशन का. और जहाँ पे टॉलरेंस है 10 +- 10% क्या है, टॉलरेंस अप टू 220 kV, और 5% का टॉलरेंस होता है. मतलब 220 kV से अगर बिलो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो 10 +- 10% का टॉलरेंस रखें. और 500 kV तक ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर 500 kV से बिलो ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब 220 kV टू 400 kV, 220 kV टू 400 kV, तो हमारा टॉलरेंस क्या है, व्हाट इज द टॉलरेंस, 5 +- 5% का टॉलरेंस है. ओके, तो स्टैंडर्ड वोल्टेज हम सेलेक्ट करते हैं, ये स्टैंडर्ड वोल्टेज रखा गया है 66 kV, 110 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV. तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इकोनॉमिक वोल्टेज ट्रांसमिशन का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, व्हाट शुड बी द सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्वांटम ऑफ पावर, कितना हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्वांटम ऑफ पावर टू बी इवैक्यूएटेड. तो हाउ मच पावर वी आर गोइंग टू इवैक्यूएट, दिस इज वन ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरिया.
लेंथ ऑफ द लाइन, कितना लंबा हमारा लाइन लेंथ है, वोल्टेज रेगुलेशन कितना चाहिए, पावर लॉस कितना परमिटेबल है, और इनिशियल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो दिस 1 2 3 4 5, दिस फाइव सिलेक्शन क्राइटेरिया है इकोनॉमिक वोल्टेज ट्रांसमिशन का। इकोनॉमिक वोल्टेज लेवल किस वोल्टेज पे हमें ट्रांसमिट करना चाहिए। पहला क्या है, क्वांटम पावर टू बी इवैक्यूएटेड, कितना हमें पावर इवैक्यूएट करना है। सेकंड, लेंथ ऑफ द लाइन। थर्ड, वोल्टेज रेगुलेशन। फोर्थ, पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। एंड फिफ्थ, इनिशियल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। शुरुआत में कितना हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगा, कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। ओके, लाइन का कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये हमारा 5 सिलेक्शन क्राइटेरिया है फॉर इकोनॉमिक वोल्टेज। ओके, तो एक इंपेरिकल फॉर्मूला आता है, लेंथ ऑफ लाइन और कितना पावर हमें इवैक्यूएट करना है, उन दोनों पे बेस्ड, उन दोनों के बेस पे हमें एक क्या वोल्टेज हम ट्रांसमिट करना चाहिए, वो एक इंपेरिकल फॉर्मूला आता है। तो ये फॉर्मूला क्या है, 5.5 स्क्वायर रूट ऑफ L बाई 1.6 प्लस केवीए, मतलब केवीए पावर तुम्हारा क्या होना चाहिए केवीए में, केवीए डिवाइड बाई 150, और एल क्या है, लाइन का लेंथ है किलोमीटर में। तो अगर ये हम पुट करेंगे तो हमें हमारा सब, फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमें 3500 मेगावाट 3500 मेगावाट का पावर हमें हमें इवैक्यूएट करना है, पावर हमें ट्रांसमिट करना है, और 500 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस है, 500 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस। तो इकोनॉमिक वोल्टेज लेवल क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक वोल्टेज लेवल हमारा होना चाहिए 765। अगर इस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं तो 765 के भी हमारा इकोनॉमिक वोल्टेज होना चाहिए। तो इस पे अगर हम ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा ऑप्टिमम मींस मिनिमम कॉस्ट आएगा। अगर सपोज हम 500 मेगावाट का पावर हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, 500 मेगावाट का पावर हम इवैक्यूएट करना चाहते हैं, एंड और डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर का हमारा ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ है, then the economic voltage comes here. If you put these values in the formula, economic voltage comes here as 400 kV. Similarly, you can check the answer for 120 kV, 120 megawatt, 150 kilometer length है, तो 220 is the 220 kV is the optimum economic voltage. If 80 megawatt is the power to be evacuated, 50 kilometer is the distance, 132 kilometer, 132 kV, 132 kV is the our economic voltage level. Okay, so this formula is quite very useful for to know economic voltage level of power to be transmitted, at what power to be at what economic voltage level power to be transmitted. Okay, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, हेलो। यस सर। ओके, यस सर। टिपिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल देखो। यस, ओके। तो हम ये जो वोल्टेज लेवल को है हम 3 लेवल में हम डिवाइड करते हैं, 3 लेवल में हम डिवाइड करते हैं। क्या क्या लेवल है, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज। तो 100 से 230 केवी का अगर रेंज हो, if the 100 to 230 kV range, if the voltage level is ranging from 100 to 230 kV, so and maximum length of the our transmission line is 200, so this comes under the high voltage range, high voltage range. Extra high voltage क्या होगा, if 230 kV to 800 kV अगर हमारा रेंज है, वोल्टेज लेवल का रेंज 230 kV to 800 kV है, and the length of the line in miles is 400 to 500 miles, then this comes under the extra high voltage. और above 800 kV का अगर रेंज है, above 800 kV और 1300 miles का डिस्टेंस है, then this comes under the ultra high voltage. ठीक है, ओके। तो ट्रांसमिशन लेवल का जो वोल्टेज लेवल है क्या है, 400 kV, 230 kV, 220 kV, 132 kV, 110 kV, 66 kV। तो 66 kV से अब आपका जो है हमारा क्या है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन लेवल का सिस्टम है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में 33 kV, 22 kV, 15 kV, 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV एंड 2.2 kV, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल क्या है, 400 लाइन टू लाइन या 230 वोल्ट फेज, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल है। ओके, तो ये तुमको लोग को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या नेक्स्ट टॉपिक है, इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर। इकोनॉमिक साइज क्या होना चाहिए कंडक्टर का, इकोनॉमिक साइज क्या होना चाहिए। ओके,
कि हम जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम जो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं वो क्या हो, ऑप्टिमम हो, सबसे मिनिमम कॉस्ट हो। तो क्यों इकोनॉमिक साइज क्या कर, पहले तो कॉपर, पहले देखो फर्स्ट अभी हमने क्या 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 पढ़ लिया, किस फ्रीक्वेंसी का चॉइस करना चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी पे हम चॉइस, क्या फ्रीक्वेंसी का हम चॉइस करें कि हमारा जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है वो हमारा ऑप्टिमम हो। इसके बाद हमने पढ़ा देखा क्या वोल्टेज का चॉइस करना चाहिए, किस वोल्टेज लेवल पे हमें पावर ट्रांसमिट करना है जो हमारा कॉस्ट क्या हो, ऑप्टिमम, सबसे मिनिमम कॉस्ट हो। कॉस्ट हमें, हमारा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने देख लिया, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज देख लिया। अब कंडक्टर का साइज, क्या साइज का कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए कंडक्टर का, कि हमारा मिनिमम कॉस्ट पड़े ट्रांसमिशन में। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखते हैं कि ये जो कॉस्ट जो है, एक कॉस्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक कॉस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों दो कॉस्ट होता है, अगर मान लो देखो, अगर हम कॉस्ट को, कंडक्टर के साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। हाँ, तो एनर्जी लॉस क्या होगा, एनर्जी कम लॉस होगा। मतलब अगर हम एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, एक में एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, कम लॉस हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा ना। क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, तो आई स्क्वायर आर जो लॉस होगा कम होगा। लेकिन जैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज करेगा कंडक्टर का। हाँ, कॉस्ट इंक्रीज करेगा। ठीक है, हेलो, सुनाई पड़ रहा है? सर ओके, सभी है तो सभी स्टूडेंट अवेलेबल है ना? सर कुछ कुछ नहीं है। क्या? भी बतानी। हाँ, हैंड रेज कर रखा है एक ने, बोलो। यस, अब शुक्ला हैंड रेज कर रखे हो। सॉरी सर, वो गलती से हो गया था, ओके, वो पहले ही हो गया था पहले से। जतीन क्यों हैंड रेज कर रखा है? क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नो सर। तो जैसे हम, हेलो, यस, तो जिस टाइप से, जैसे हम कंडक्टर के साइज को इंक्रीज करते हैं, जैसे हम कंडक्टर के साइज को इंक्रीज करते हैं, तो एक तो हमारा एनर्जी जो लॉस हो रहा है वो कम होगा, लेकिन वैसे ही क्या हो रहा है, हमारा कॉपर ज्यादा लगेगा, हमारा कॉस्ट ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा। ओके, एनर्जी लॉस तो कम होगा लेकिन कॉस्ट क्या है, बढ़ेगा। ओके, एक जो है, एक क्या है, कॉस्ट क्या, एनर्जी लॉस का कॉस्ट है। एक एनर्जी लॉस का कॉस्ट क्या है, जैसे तुम साइज को इंक्रीज करते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया के एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखो S1, दो कॉस्ट है, S1 कॉस्ट और S2 कॉस्ट। तो एक S1 कॉस्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कॉस्ट ऑफ कंडक्टर, लेकिन एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? Okay, the most economical सर size वो of बच्चे conductor is रिक्वेस्ट that for भेजे which हुए हैं। the variable part of the annual charges is equal to the cost of energy loss per year. हेलो The सर, variable part of the इक्वल होगा। यहाँ पे देखो, हेलो, जी सर। तो अगर हम इसको मिनिमाइज करते हैं, टोटल कॉस्ट, एक कॉस्ट हमारा क्या है, S1 क्या है, K1 इंटू ए, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल है, और एक क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या है, एक S2 कॉस्ट है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब हम कॉस्ट, अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारा कॉस्ट कम होगा। क्यों कम होगा, एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी लॉस जो है वो कम हो रहा है। देखो S2 क्या है, एनर्जी लॉस का है, तो S2 का है एनर्जी लॉस कम हो रहा है। जितना ज्यादा हम एरिया बढ़ाओगे कम एनर्जी लॉस होगा। ओके, जैसे एरिया बढ़ाओगे, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे तुम्हारा कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा, उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो, एक S1 का ग्राफ है, यहाँ देख लो, एक S1 का ग्राफ, एक तो तुम्हारा क्या है, S2 का ग्राफ है। ओके, S2 का ग्राफ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और S1 का ग्राफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो दोनों देखो, अगर हमने क्या किया, दोनों को कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होगा S1 प्लस S2, टोटल कॉस्ट क्या होगा S1 प्लस S2। तो ये दोनों को मिनिमाइज हमने क्या, डिफरेंशिएट करके मिनिमाइज किया, तो पता चला कि दोनों का जब जीरो का जो मिनिमम क्या कब आएगा, जब दोनों कॉस्ट इक्वल जब होगा, वेरिएबल कॉस्ट और एक डायरेक्ट एक फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट एक K1 इंटू ए और K2 बाई ए, एक मतलब S1 और S2 अगर जहां इक्वल होगा वहां पे हमें क्या होगा, ऑप्टिमम कॉस्ट मिला, हमें ऑप्टिमम मिलेगा, हमारा ऑप्टिमम साइजिंग मिलेगा। ओके देखो टोटल कॉस्ट क्या है, पैराबोलिक है, यहाँ पे तुम्हारा जहां ये दोनों मिनिमम होगा, जहां ये दोनों बराबर होगा, जहां पे ये दोनों क्या होगा, जहां पे ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों S1 कॉस्ट और S2 कॉस्ट बराबर होगा, वहीं पे हमारा क्या मिलेगा, ये मिनिमम साइज मिलेगा, मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा, टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा। ठीक है, यहां से हम एक सेकंड जस्ट, तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा, हमारा टोटल कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। ओके ठीक है, तो यहां से हम क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू निकालते हैं, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों को इक्वल कर दिया, K1 इंटू ए इज इक्वल टू K2 बाई ए। हाँ, यहां से हमारा ए का वैल्यू आया, ए का वैल्यू क्या आया हमारा, ए का वैल्यू हमारा क्या आया, ए का वैल्यू आया स्क्वायर रूट ऑफ K2 बाई K1। तो ये ए का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, हम क्या, ये क्या आ गया, ये क्या मिलेगा, हम ये मिलेगा हमारा ऑप्टिमम साइज मिलेगा, ये क्या मिलेगा हमारा, किस क्या हम लाइन का जो है कंडक्टर, जो ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर है उसका हम क्या साइज रखें कि हमारा जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। इसको बोलते हैं केल्विन लॉ, दिस इज कॉल्ड केल्विन लॉ। इसको ये क्या किस लिए यूज किया था, इकोनॉमिक साइज ऑफ लाइन कंडक्टर, लाइन कंडक्टर का क्या साइज को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया था, टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द लाइन कंडक्टर। ओके गॉट इट, ओके सर। समझ में आया? यस बोलो। यस सर, समझ में आ गया। सभी को आ गया समझ में? ओके, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अभी तक किसी को क्वेश्चन है? नेक्स्ट नेसेसिटी फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, क्या जरूरत है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का, हाँ क्या जरूरत है? तो देखो फर्स्ट पॉइंट है, विद द इंक्रीज इन ट्रांसमिशन वोल्टेज फॉर सेम अमाउंट ऑफ पावर टू बी ट्रांसमिटेड, करंट इन द लाइन डिक्रीजेस विच रिड्यूसेस आई स्क्वायर आर लॉस। तो जितना जैसे जैसे हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ पावर के लिए क्या होता है, हमारा लाइन करंट डिक्रीज होता है, तो लाइन करंट डिक्रीज होगा तो हमारा आई स्क्वायर आर लॉस डिक्रीज होगा, क्योंकि लॉसेस जो है वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आई थोड़ा सा भी कम होगा तो स्क्वायर से हमारा लॉसेस भी कम होगा। ठीक है, तो दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, इसलिए हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन को हमें प्रीफर करते हैं। विथ डिक्रीज इन ट्रांसमिशन करंट साइज ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड रिड्यूसेस, तो ट्रांसमिशन करंट अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो साइज जो कंडक्टर का है वो भी हमारा रिड्यूस होगा। विच डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हमारा हम डिक्रीज कर सकते हैं, जो जिससे हमारा कॉपर सेविंग होगा। ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज, और ट्रांसमिशन जो कैपेसिटी है इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज। Thus transmission capacity of line increases with increase in voltage। तो ट्रांसमिशन जो कैपेसिटी है पावर का ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो स्क्वायर ऑफ वोल्टेज V स्क्वायर ऑफ वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ट्रांसमिशन जो कैपेबिलिटी होता है लाइन का, ट्रांसमिशन कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, V1 V2 डिवाइड बाई x साइन डेल्टा, ये होता है हमारा। तो V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा हाई वोल्टेज होगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, पावर कैपेसिटी, पावर का ट्रांसमिशन कैपेसिटी क्या होगा, लाइन का ज्यादा होगा। विथ इंक्रीज इन लेवल ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पर किलोमीटर डिक्रीजेस, और इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट है पर किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का वो भी क्या होता है हमारा, डिक्रीज करता है। मेन नंबर से लॉगिन करा क्या सर? यस सॉरी सर। ट्रांसमिशन जो कैपेसिटी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, ट्रांसमिशन लाइन का इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो क्या होगा,
डिक्रीज करता है, पर किलोमीटर डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम वोल्टेज लेवल को हम हाई रखते हैं। इट इज इकोनॉमिकल with extra high voltage transmission to interconnect the power system on a large scale. Another important thing is that extra high voltage transmission में हमारा इंटरकनेक्शन ज्यादा आसान होता है और इकोनॉमिकल होता है। अगर मोर देन वन एरिया को हम इंटरकनेक्ट कर रहे हैं तो इट विल बी मोर इकोनॉमिकल इफ वी आर ट्रांसमिटिंग एट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मीन्स 220 kV टू 400 kV, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। 220 kV था, 220 kV टू 800 kV, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज 800 kV से भी अबव। The number of circuits and the land requirement for transmission decreases with the use of higher transmission voltage. अब land requirement भी तुम्हारा डिक्रीज कर जाता है। land requirement भी इजी होता है, कम होता है। नंबर ऑफ सर्किट्स हमारा डिक्रीज करता है। नंबर ऑफ सर्किट्स और लैंड रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसमिशन डिक्रीजेस विद द यूज ऑफ ट्रांसमिशन हाइयर ट्रांसमिशन वोल्टेज। हाइयर ट्रांसमिशन वोल्टेज का हम यूज करने पे हमारा लैंड रिक्वायरमेंट और सर्किट रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ सर्किट रिक्वायरमेंट भी हमारा डिक्रीज करता है। तो एडवांटेज मेजर क्या है? मेजर एडवांटेज रिडक्शन, करंट का रिडक्शन, लॉसेस का रिडक्शन होता है, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल होता है, decrease in voltage drop, improvement of voltage regulation। हाँ यस सर ये मैसेज करने जरूरी है? मैसेज आ रहे हैं रोल नंबर के कमेंट सेक्शन में। कौन मैसेज कर रहा है? प्लीज डोंट डू पता नहीं मैसेज। सर, मैसेज आ रहे हैं। मैंने बोला था ना कि सर, तुम मैसेज करने का कोई जरूरत नहीं है। सर, जस्ट आधे घंटे व्हाट से यू हैव चले टू डू, जाएंगे। व्हाट यू हैव टू डू, अपने अपना जो नाम लिखे हो वो बस केवल क्या करो, नाम के साथ रोल नंबर लिखो। सर नाम वो और तो बीटी रोल समझा नंबर दो एक लिखो। बार। जब ज्वाइन किए हो तो नाम और बीटी रोल नंबर लिखो। डोंट डू मैसेज करने का कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ मैसेज कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा, नहीं तुमको कोई वो कर रहा है। रोल नंबर लिख रहे हो या क्या कर रहे हो, ओके? जस्ट सर व्हाट तो यू डू। मैसेज में रोल लिखना पड़ेगा क्या? हाँ क्या? अरे मैसेज करने क्यों है? मैसेज में सर रोल नंबर लिखना पड़ेगा क्या? हम अभी अरे क्या मैसेज बोल करने रहे नहीं हैं? है। हम बोले कोई जरूरत नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है इसको। ओके सर, ओके मैसेज सर। लिखने का कोई जरूरत नहीं है, अबे डिस्टर्ब होता है, नोटिफिकेशन आती है ऊपर स्क्रीन पे। हाँ okay? You do not have to write any message. You do not have सर to write कंटिन्यू। your roll number or name in the message. You only have to join because no one is recording this message. Got? Okay? Whether ओके सर। whether you are writing or whether you are writing or not doesn't matter. You have to join this meeting with your name and roll number. So it will be automatically recorded। किस टाइम, कितना टाइम तुमने अटेंड किया क्लास को, वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड होता है, ओके? अगर सर तुम मान लो 5 मिनट अभी अभी ज्वाइन करके फिर 5 मिनट के बाद निकल जाएगा तो वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाता है, तो हम देख सकते हैं कि तुमने बस कितना मिनट क्लास अटेंड किया, ओके? ओके जो ज्यादा चालाकी करेगा कि हम 5 ही मिनट बस अभी मैसेज डाल करके चले जाते हैं तो उससे वो कोई ये फायदा नहीं होने वाला है। एट द एंड वी आर जस्ट going to see how many minutes or up to how many times you have attended classes, and according to that your attendance will be taken, okay? ओके सर। So advantage क्या है? What is the what advantage we are getting in EHV transmission? So major advantages are reduction in current, reduction in losses, reduction in volume of conductor material required, decrease in voltage drop, and improvement of voltage regulation. Transmission efficiency increases, increased power handling capacity, number of circuits and land requirement reduces as transmission voltage increases, and total line cost per megawatt per kilometer considerably decreases with the increase in line voltage। तो ये एक बस पिछले ही पॉइंट का ही समरी है, पिछले पॉइंट का जो मैंने बताया वही है सिर्फ एडवांटेज ऑफ EHV ट्रांसमिशन। लेकिन डिसएडवांटेज, देयर आर सम डिसएडवांटेज आल्सो। मेजर डिसएडवांटेज क्या? क्योंकि जैसे जैसे तुम हाई वोल्टेज पे जा रहे हो देयर इज सम डिसएडवांटेज। क्या डिसएडवांटेज है? एक तो वहां कोरोना लॉस और रेडियो इंटरफेरेंस बढ़ेगा एट हायर एंड हायर
वो ज्यादा हमें स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग चाहिए, तो लाइन सपोर्ट का क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा, बढ़ेगा ना कॉस्ट, ज्यादा हैवी वोल्टेज पे जाओगे। फिर इरेक्शन डिफिकल्टीज, हमें जितना ज्यादा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे जाओगे हमें हाइट इंक्रीज करना पड़ेगा, टावर का हाइट क्या होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसलिए लाइन सपोर्ट ज्यादा चाहिए। इरेक्शन डिफिकल्टीज, इंसुलेशन बढ़ेगा, इंसुलेशन नीड्स, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, स्विच गियर इक्विपमेंट्स, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज। तो जैसे 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 ट्रांसमिशन वोल्टेज का हम इंक्रीज करेंगे, हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर भी बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर विल इंक्रीज, स्विच गियर इक्विपमेंट विल इंक्रीज, हाँ, protective equipment will increase. Okay. EHV line generates electrostatic effects which are harmful to human beings and animals. और EHV lines हमारा electrostatic effects भी generate करता है। तो जो buildings EHV line के नजदीक है, तो that will be harmful to the people who are inhabitants in that building. So इसलिए जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का लाइन बहुत देखते हो, इट पासेस थ्रू रिमोट एरियाज, नॉट विथ ह्यूमनली पॉपुलेटेड एरियाज। दिस थिंग्स आर वेयर इन आवर ट्रांसमिशन सिस्टम। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में हमने लगभग पढ़ लिया। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या क्या पढ़ा अभी, क्या क्या पढ़ा, ट्रांसमिशन सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ा, हाँ, क्या क्या कंप्लीट किया अभी तक हमने क्या क्या सिलेबस कंप्लीट किया, देखो ट्रांसमिशन सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्ट्रक्चर, ओके, डिवीजन पढ़ा है, क्या क्या क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम को। फिर हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे हमें ट्रांसमिशन सिस्टम को इफेक्ट करता है, ट्रांसमिशन। फिर इफेक्ट ऑफ वोल्टेज पढ़ा, फिर साइज ऑफ कंडक्टर पढ़ा, साइज ऑफ कंडक्टर कैसे हमारा चूज करना चाहिए ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, जो केल्विन लॉ जिससे हम बोलते हैं, क्या ऑप्टिमम वोल्टेज होना चाहिए ट्रांसमिशन लाइन के, वो कैसे वोल्टेज और लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा हो गया अभी एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। नेक्स्ट कम टू अवर डीसी ट्रांसमिशन, ठीक है। डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में अभी थोड़ा सा देखो, फिर बाद में और बढ़ाएंगे। डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, अभी देखा गया कि ट्रांसमिशन सिस्टम अगर मान लो बहुत हाई वोल्टेज रखते हैं, HVDC हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन अगर हम करते हैं, तो पावर जो है हमारा वेरी वेरी हाई, डीसी अगर में हम करते हैं तो ज्यादा चीप पड़ता है, ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, समझे। अगर अभी हम देख क्या रहे थे कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी के वजह से, फ्रीक्वेंसी ये सब रेडियो इंटरफेरेंस हमें डिसएडवांटेज हमने देखा, ये सब डिसएडवांटेज होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में। लेकिन यही अगर हम डीसी करेंगे, डीसी में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करेंगे, तो ये सब जो डिसएडवांटेज है, कोरोना लॉस, इंटरफेरेंस, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब कम हो जाएगा, ये सब नहीं रहेगा, ओके। कुछ तो और दूसरा बात क्या है कि अगर एसी में हम जो ट्रांसमिट करते थे तो हमारा एक्टिव पावर भी जाता था और रिएक्टिव पावर भी फ्लो होता था। रिएक्टिव पावर का तो कोई काम नहीं है, एक्टिव पावर ही मिलता था, लेकिन रिएक्टिव पावर भी क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है स्पेस। लेकिन डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में केवल एक्टिव पावर ही फ्लो होगा, ओनली एक्टिव पावर ही फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में हमारा करंट जो है वो क्या है, हाफ साइकिल के लिए एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, अनदर हाफ साइकिल के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ओके। लेकिन डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में केवल हमारा एक्टिव पावर फ्लो करता है, क्योंकि करंट हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं करता, करंट हमारा सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। नेक्स्ट, कंडक्टर क्रॉस सेक्शन फुली यूज्ड। और यहाँ वहां देखो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के में क्या होता था, what was happening is that skin effect. Due to skin effect, the whole size of the conductor is not used in carrying current. Only outer covering of the conductor is used. स्किन इफेक्ट में क्या होता है, करंट हमारा स्किन से होकर के चलता है, हमारा आउटर कवरिंग में ही होकर के चलता है, तो पूरा का पूरा साइज जो है वो यूज नहीं हो पाता कंडक्टर का। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा
जो एसी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एसी रेजिस्टेंस गेट्स इंक्रीज। ओके, डिड यू गेट इट? एसी रेजिस्टेंस हमारा भी हो जाता है, इसलिए डीसी। लेकिन अगर हम डीसी ट्रांसमिशन करते हैं तो हमारा क्या होगा, जो फुल साइज ऑफ कंडक्टर यूज होगा, और डीसी रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा एसी रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। ट्रांसमिशन लॉसेस कम होगा, यहाँ पे ट्रांसमिशन लॉसेस भी कम होगा। ठीक है, रिक्वायर्स। और दूसरा क्या है, इंटरकनेक्शन में भी हमारा फायदा है। अगर मान लो मोर देन वन जनरेशन है, मोर देन वन एरिया है, और उसको इंटरकनेक्ट करना है, तो डीसी ट्रांस एसी में इंटरकनेक्ट करते समय बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सिंक्रोनाइजेशन का ध्यान रखना पड़ता है हमारा। वोल्टेज फिर क्या, अगर एक एरिया अगर मान लो कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, तो दूसरे एरिया में जो उसका जो प्रॉब्लम है वो ट्रैवल करता है, दूसरे एरिया को अफेक्ट करता है। डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में, डीसी में हमारा ये हमें ये नहीं ध्यान रखना होता है, दिस डजंट मैटर वेदर योर जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट व्हाट फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब डीसी में फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब ही नहीं है। डीसी इन डीसी देयर इज नो फ्रीक्वेंसी यूज ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट ही नहीं आता। Okay, so it is not any requirement that our generators should be synchronized. Okay, there is nothing requirement like that. Okay, लेकिन क्या चीज क्या है, लेकिन some important points are like कि हमारा जो डीसी ट्रांसमिशन है उसमें अब हम ट्रांसफार्मर के लिए नहीं, हमारा कन्वर्टर्स यूज होगा। ट्रांसफार्मर तो नहीं, कन्वर्टर्स यूज होगा, एसी टू डीसी कन्वर्टर्स यूज होगा, उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। फिर स्विचिंग ऑफ हायर वोल्टेज डीसी, तो स्विचिंग मतलब स्विच क्या, ऑन ऑफ करना। बहुत हाई वोल्टेज डीसी करंट पे को सीधे ऑफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे सर्किट ब्रेकर डीसी के लिए सर्किट ब्रेकर डिजाइन करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे दो चीज का प्रॉब्लम आ जाता है, दो चीज का ज्यादा कॉस्ट आ जाता है, एक्सपेंसिव है थोड़ा डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। इसलिए बहुत ज्यादा हमें वोल्टेज, बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए अगर हमें ट्रांसमिट करना है, तब हम HVDC पे हम जाते हैं, अदरवाइज HVAC पे ही हम ट्रांसमिट करते हैं। नाउ कमिंग टू कंपैरिजन, दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं HVAC और HVDC सिस्टम में क्या डिफरेंस क्या है। तो कन्वेंशनली पावर ट्रांसमिशन इज इफेक्टेड थ्रू HVAC सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जनरली अभी हमेशा पूरी दुनिया में ही HVAC सिस्टम ही फॉलो किया जाता था। पावर जो ट्रांसमिशन का जो चीज है, पावर ट्रांसमिशन जो है HVAC सिस्टम में ही किया जाता है। हमेशा हाई वोल्टेज AC सिस्टम में को ही यूज किया जाता था। HVAC ट्रांसमिशन इज हैविंग सीवियर लिमिटेशन, लेकिन HVAC जो ट्रांसमिशन का है, हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन का है, कुछ सीवियर लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? लाइन लेंथ, एक सर्टेन ज्यादा लाइन लेंथ से हम नहीं जा सकते, दूर नहीं जा सकते। अनकंट्रोल पावर फ्लो का कोई कंट्रोल नहीं है, तुम पावर फ्लो कंट्रोल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंट्रोल पावर फ्लो ट्रांसमिटिंग थ्रू लाइंस। जहां जो कितना भी ज्यादा अगर वोल्टेज लेवल पे पावर एंगल लेवल पे पावर डिपेंड करता है। हाँ, बस लॉज ऑफ जो फिजिक्स है, लॉज ऑफ करंट के थ्रू पावर फ्लो होगा। यू कैन नॉट कंट्रोल, एनीवन कैन नॉट कंट्रोल द पावर फ्लो। मतलब ये कन्वेंशनली बोला जा रहा है। अब फैक्ट डिवाइसेस अभी आ गया है, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिवाइसेस है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज के वजह से हम अब तो पावर कंट्रोल भी कर सकते हैं, HVAC में भी पावर कंट्रोल कर सकते हैं फैक्ट डिवाइसेस की हेल्प से। लेकिन अगर फैक्ट डिवाइसेस यूज करते हैं तो पावर कंट्रोल नहीं होता। The teams have ओवर planned the और लो maternity वोल्टेज ड्यूरिंग लाइटी और is the ओवरलोडेड कंडीशन। अब दूसरा अनदर सीवियर लिमिटेशन क्या है, अनदर प्रॉब्लम क्या है HVAC सिस्टम का, कि ओवर वोल्टेज और लो वोल्टेज। अगर हमारा जस्ट सेकेंड, अगर हमारा
अगर हमारा वोल्टेज क्या है, ओवर वोल्टेज है, मतलब अगर हमारा लाइट कंडीशन है, लाइट लोड है, लाइट लोड मतलब लोड का कम है, लोड अभी हमारा मान लो कम है, तो क्या होगा, ओवर वोल्टेज हो जाता है। वोल्टेज लोड तुम बहुत ज्यादा कर दो तो क्या हो जाता है, लो वोल्टेज हो जाता है। तो ये HVAC का एक प्रॉब्लम है, ठीक है, लो वोल्टेज और ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम। अनदर क्या है, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम क्या हुआ, सभी हमारा जनरेटर क्या होना चाहिए, ऑल जनरेटर शुड बी सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो क्या होता है, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा। और कहीं मान लो अचानक से पावर, मान लो 1000 मेगावाट का पावर, मान लो कोई जनरेटर अचानक से बंद हो गया या कोई लाइन ट्रिप हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का जो है वेरी करेगा। तो हमारा अलाउएबल फ्रीक्वेंसी का टॉलरेंस लिमिट है 5%, मतलब 50.5 से 49.5 से 50.5 हर्ट्ज तक हमारा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अगर इधर उधर होता है तो हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होगा। फॉल्ट आइसोलेशन नहीं होता, फॉल्ट आइसोलेशन नहीं हो, क्यों नहीं है, सब एरिया इंटरकनेक्टेड है। एक एरिया में मान लो फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट बहुत तेजी से दूसरे एरिया में इंटर कर सकता है। हाँ यस, हाँ यस बोलो। क्लास कितने घंटे चलेगी? क्लास कितने घंटे चलेगी? तो 3:30 तक चलेगी। 3:30 तक चलेगी क्लास। ओके, क्लास 3:30 तक चलेगी। ओके 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 ओके। तो ये प्रॉब्लम है हमारा, क्या क्या देखो, HVAC सिस्टम का क्या प्रॉब्लम है, लाइन लेंथ का प्रॉब्लम है। हाँ हमारा लिमिटेड लाइन लेंथ है। हाँ बोलो, यस बोलो। अनकंट्रोल पावर फ्लो है, सर फ्रीक्वेंसी लोड पर डिपेंड करता है। क्या क्या, फ्रीक्वेंसी लोड पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी लोड पे नहीं, लोड पे नहीं, वो तो तुम्हारा सिंगल, जब सिंगल एरिया सिस्टम है तो वहां पे लोड पे फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करता है, लोड क्या बोल रहे थे, लोड पे डिपेंड करता है। हाँ लोड पे क्या है, देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी मान लो जब तुम्हारा पूरा पावर सिस्टम कनेक्टेड है, ऑब्वियसली लोड पे डिपेंड करेगा। क्यों फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, पावर पे डिपेंड करता है। देखो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, क्योंकि पावर तुम फीड कर रहे हो, जनरेटर तुम चला रहे हो, प्राइम मूवर से रोटेट कर रहे हो ना जनरेटर को। हाँ जी सर, मैकेनिकल पावर तो इनपुट दे रहे हो। है ना? हाँ मैकेनिकल पावर इनपुट दे करके तुम मान लो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से मेंटेन किया तुमने। ओके, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से मेंटेन किया, तो जैसे जैसे तुम मान लो लोड करोगे, मान लो जनरेटर को लोड, सिंगल जनरेटर मान लो तुम चला रहे हो, सिंगल जनरेटर चला रहे हो, ठीक है, तो तुमने मान लो फ्रीक्वेंसी, तुमने मैकेनिकल इनपुट जो है कांस्टेंट रखा, मैकेनिकल इनपुट को तुम चेंज नहीं कर रहे हो, मैकेनिकल इनपुट तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभी नो लोड के कंडीशन पे मान लो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा। ओके तो जैसे तुम लोड लगाओगे, टर्मिनल पे तुम लोड लगाओगे, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा, तुम फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए तुमको क्या करना होगा, क्यों अपना इनपुट बढ़ाना होगा, मैकेनिकल इनपुट को बढ़ाना होगा। ओके हेलो, ओके ये इसको बोलते हैं ड्रूप कर्व, इसको बोलते हैं क्या, ड्रूप कर्व। सर अगर ये वोल्टेज क्रॉस कर जाए तो सर क्या, यस हाँ यस, वोल्टेज से अगर ज्यादा हो सर, प्लीज रिपीट व्हाट यू आर टेलिंग। डिमांड सर रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो सर, जब क्या होगा सर, फ्रिक्वेंसी में आएगा चेंज। रेटिंग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, समझे। वोल्टेज जो है रिएक्टिव पावर से ज्यादातर लिंक्ड है, और फ्रीक्वेंसी जो है एक्टिव पावर पे ज्यादा लिंक्ड है। ओके तो ऑब्वियसली लोड बढ़ाएंगे घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा। यस लोड को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा।
हाँ पूछो, और एनी प्रॉब्लम, और कोई क्वेश्चन पूछो। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. No question. No doubt. ओके ओके। Yes, sir. So, considering the disadvantage of HVAC system and advantage of HVDC system, Power Grid has chosen the HVDC transmitter for transferring 200 megawatt power. तो हमारा भी HVDC लाइन है, ये HVDC पावर ग्रिड में अभी जो ट्रांसमिशन का जो इंडिया में जो देखता है, जो कंपनी हमारा ट्रांसमिशन में है, वो कौन सी कंपनी है? पावर ग्रिड। पावर ग्रिड तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन का क्या करता है? इरेक्ट करता है, तुम्हारा मेंटेन करता है, और ये में सब कुछ देखता है ट्रांसमिशन सिस्टम का। तो सिंगल कंपनी है ट्रांसमिशन में, बस सिंगल गवर्नमेंट ओन कंपनी है पावर ग्रिड। ओके, तो सर्वल जो कुछ जो डिसएडवांटेज है एचवीएसी सिस्टम का और एडवांटेज है कुछ एचवीडीसी सिस्टम का, इसलिए एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन को, एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। क्या है एचवीडीसी सिस्टम का, क्या एडवांटेज है? एडवांटेज क्या है? कंट्रोल पावर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एसिंक्रोनस ऑपरेशन पॉसिबल बिटवीन रीजन्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स। और एसिंक्रोनस ऑपरेशन, एसिंक्रोनस मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जनरेटर ऑपरेट कर सकता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जनरेटर ऑपरेट कर सकता है, ये होता है एसिंक्रोनस ऑपरेशन का मतलब। ओके, तो अलग अलग रीजन के जनरेटर्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकते हैं, जिनके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल है हमारा केवल एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में। नॉन रिस्ट्रिक्शन और लाइन लेंथ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज नो रिएक्टेंस इन डीसी लाइंस, क्योंकि डीसी लाइंस में कोई रिएक्टेंस नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए कोई लाइन लेंथ का कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है हमारा। कर रहे हैं, ऐड कर लो। ठीक है, करता हूँ। हाँ, कर दिया। तो ये लोग अब बार बार हमेशा ये इतना लेट से ना ज्वाइन करें। तो ये एडवांटेज है हमारा एचवीडीसी का एचवीएसी के रेस्पेक्ट में। ओके, तो ये देखो, ये फिगर देखो, ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फिगर देख रहे हो, साइकिल चला रहा है, मतलब ऐसा एक साइकिल है जिसे बहुत लोग चला रहे हैं, मिलकर चला रहे हैं। ओके, हमारा जो मल्टी एरिया जो सिस्टम है, पूरा जो पावर सिस्टम है पूरे इंडिया का, मान लो समझ लो इंडिया में बहुत सारे जनरेटर्स हैं, हाँ बहुत सारे जनरेटर कनेक्टेड है। तो बहुत सारे जनरेटर मिल करके पावर सिस्टम को क्या कर रहे हैं? लोड को क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वही सेम कॉन्सेप्ट है। मतलब साइकिल को चला रहे हैं बहुत सारे मिलकर। यहाँ पे अगर साइकिल को आगे चलना है, सही तरीके से आगे चलना है, तो सभी का जो पैंडल का जो है, सबको सेम फ्रीक्वेंसी में पैंडल को रोटेट करना होगा। अगर सब कोई अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे पैंडल रोटेट करने लगा तो क्या होगा? साइकिल मूव करेगा? बोलो, प्रॉब्लम होगा मूव करने में, अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे अगर नहीं चलाए पैंडल तो। ओके, तो उसी टाइप से सभी जनरेटर का जो फ्रीक्वेंसी है क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, स्टेबल होने के लिए, इस पावर सिस्टम को स्टेबल, एचवीएसी जब है, एचवीएसी ट्रांसमिशन जब हो रहा है, तो पावर सिस्टम को स्टेबल होने के लिए, मतलब सही तरीका से काम करने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए? सभी जनरेटर सेम फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट होना चाहिए। अगर सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, टूट सकता है जनरेटर, प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे जैसे साइकिल जो है, साइकिल को आगे चलने से के लिए, ठीक तरीके से चलने के लिए, सभी का जो पैंडल जो मारने का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, ये एग्जांपल समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, यस यस सर। तो यही है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, यही इसी का मतलब है, समझ में आ रहा है? यही इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी का, कि सभी सेम फ्रीक्वेंसी पे जनरेटर क्यों होना चाहिए। हाँ, यस बोलो, एनी क्वेश्चन? करंट। क्या? यस सर हिंड्रेंस करंट। बताना सर। प्लीज रिपीट।
क्या बोल रहे हो? इंड्रेंस करंट, इंड्रेंस करंट। इंड्रेंस करंट कहाँ लिखा हुआ है? तो नहीं हो, क्या होता है? क्या इनरस करंट बोल रहे हो? कौन सा करंट? इनरस, क्या होता है? इनरस करंट बोल रहे हो? इनरस करंट, व्हाट आर यू आस्किंग? इनरस करंट, इनरस करंट क्या होता है? ट्रांसफार्मर में होता है, जैसे ट्रांसफार्मर को हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, उसको बोलते हैं इनरस करंट। अननेसेसरी करंट। यस, सर अननेसेसरी करंट जो बताया था वही। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली, अपना माइक में सही से बोलो। Your voice is not audible. Your voice is not audible. You can type the question. ठीक है, अगर तुम इनरस करंट पूछ रहे हो तो इनरस करंट का हम बताते हैं कि जब मान लो ट्रांसफार्मर को हम स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करते समय क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसका सेटअप होता है, मतलब वो तो बहुत ज्यादा, मतलब जो रेटेड करंट से 10 गुना 20 गुना ज्यादा करंट फ्लो करता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम बोलते हैं इनरस करंट। अगर इनरस करंट पूछ रहे हो तो ये आंसर है। तो डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन का देखो, ये है तुम्हारा डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन, किस टाइप से है? डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन जो है, यहां देखो, सेम सेम अगर हमको पावर, सेम ट्रांसमिशन लाइन है, सेम ट्रांसमिशन लाइन मतलब बॉडी सेम है तुम्हारा, कंडक्टर का साइज सेम है, तो 300% मोर पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं अगर हम HVDC अगर हम यूज करते हैं, कंडक्टर हमें कम हो जाते हैं। यहाँ 3 कंडक्टर यूज कर रहे हैं 3 फेज के लिए, यहाँ बस 2 कंडक्टर ही यूज करेंगे। यहाँ देखो 220 केवी कंपैरिजन है, 220 केवी AC का और 300 प्लस माइनस 300 केवी DC का, सेम स्ट्रक्चर है, सेम कंडक्टर, लेकिन पावर क्या है, बढ़ गया तुम्हारा। यहाँ पे 480 मेगा MVA हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, यहाँ पे 1440 मेगावाट ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो डिड यू गेट इन 300 मोर पर 300% बढ़ गया तुम्हारा पावर ट्रांसमिशन। अब देखो यहाँ पे भी हम ग्राफ बनाते हैं, हियर ऑल्सो वी यूज कब हमें AC ट्रांसमिट करना चाहिए, कब DC ट्रांसमिट करना चाहिए, कैसे हम डिसाइड करेंगे क्या वोल्टेज पे, क्या वोल्टेज लेवल पे हमें AC ट्रांसमिट करना चाहिए, क्या वोल्टेज लेवल पे DC ट्रांसमिट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो टर्मिनल कॉस्ट दोनों AC का है, मान लो ये फिक्स कॉस्ट है, टर्मिनल कॉस्ट मतलब टावर का कॉस्ट, इरेक्शन का कॉस्ट, ये सब हुआ टर्मिनल कॉस्ट। DC का टर्मिनल कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, जो फिक्स कॉस्ट होगा टर्मिनल कॉस्ट DC का ज्यादा होगा, AC का कम होगा। अब देखो लाइन का कॉस्ट AC का, ये है लाइन, AC का लाइन कॉस्ट, और ये AC का DC का लाइन कॉस्ट कम होगा। ओके, यहाँ पर जो जहां पे देख रहे हो ये जो डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस क्या है, x, और ये क्या है कॉस्ट, y एक्सिस क्या है हमारा कॉस्ट। तो ये डिस्टेंस पे तुम देख रहे हो, यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, लेंथ जैसे बढ़ा रहे हैं, ये क्या है लाइन का जैसे लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो AC का कॉस्ट, लाइन का कॉस्ट तेजी से बढ़ रहा है, DC जो लाइन का कॉस्ट कम तेजी से बढ़ रहा है। तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, मतलब इस डिस्टेंस से यहाँ ये डिस्टेंस से कम AC सस्ता होगा तुम्हारा, AC ज्यादा इकोनॉमिकल होगा, और ये डिस्टेंस से ज्यादा DC ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट पे AC और DC कुछ भी दोनों इक्वल कॉस्ट होगा, इस पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस गए तो तुम्हारा DC ज्यादा चीपर होगा, HVDC ज्यादा चीपर होगा, और इस डिस्टेंस से कम तुम ट्रांसमिट कर रहे हो तो HVAC तुम्हारा चीपर होगा। तो ये हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, हम इस डिस्टेंस इस पॉइंट को माइंड में रख करके हम ट्रांसमिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे इंडिया में अभी 4 लिंक है, 5 लिंक है जो HVDC लिंक है। क्या है, एक विंध्याचल नॉर्थ वेस्ट 250 दो तुम्हारा 2 × 250 मेगावाट पावर कैपेसिटी का लिंक है।
चंद्रपुर वेस्ट साउथ को कनेक्ट करता है, वेस्ट और साउथ रीजन को कनेक्ट करता है 2x500 मेगावाट का। वाईजैक 1 ईस्ट साउथ को कनेक्ट करता है जो 500 मेगावाट का है। फिर सासाराम ईस्ट नॉर्थ को कनेक्ट करता है 500 मेगावाट का है। और वाईजैक 2 ईस्ट और साउथ को कनेक्ट करता है जो 500 मेगावाट का है। और भी है, और भी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग और भी एक शायद बन रहा है, मध्य प्रदेश से होते हुए जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ HVAC ट्रांसमिशन, HVDC ट्रांसमिशन। बेसिक प्रिंसिपल क्या है HVDC ट्रांसमिशन का? हाँ, तो क्या है, बस देखो हमारा, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेक्टिफायर यूज करते हैं। बेसिक हमको डीसी में ट्रांसमिट करना। जनरेशन हमारा एसी हो रहा है, जनरेशन हमारा एसी हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी एसी हो रहा है, बस ट्रांसमिशन हमारा क्या हो रहा है, डीसी हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्टर्स यूज करने पड़ेंगे। एक यहाँ पे जनरेशन के एंड पे हम रेक्टिफायर यूज करते हैं। रेक्टिफायर हमारा क्या काम करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्वर्टर यूज करते हैं, वापस से डीसी को एसी में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है HVDC ट्रांसमिशन का। ठीक है, सेंडिंग इन का ट्रांसफार्मर, फिर डीसी लाइंस, ट्रांसमिशन लाइन होगा, डीसी लाइंस, फिर इन्वर्टर होगा। तो ये 2 सब स्टेशन यहाँ पे एक और आ जाएंगे जो तुम्हारा कन्वर्टर सब स्टेशन होंगे। ओके, और ये सब क्या है, रिएक्टिव फिल्टर, हार्मोनिक फिल्टर है, क्योंकि कन्वर्टर यूज करने की वजह से हार्मोनिक्स आएंगे, तो हार्मोनिक्स को हटाने के लिए फिल्टर भी यूज करना होगा। ओके, यहाँ पे देखो दोनों जो है, दोनों प्लस माइनस, एक प्लस और माइनस रिटर्न पाथ, और दोनों ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हो रहे हैं। तो ये डबल सर्किट लाइन है। ओके, यहाँ पे देखो ग्राउंड को यूज कर रहा है, यहाँ पे सॉरी क्या, दोनों ट्रांसमिशन लाइन से हो रहे हैं। यहाँ ये हो रहा है अंडरग्राउंड का है, ये क्या हो रहा है, ये ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का है। ये ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से दोनों प्लस माइनस दो डबल सर्किट लाइन जा रहा है। ये क्या आ रहा है, अंडरग्राउंड जा रहा है, अंडरग्राउंड से तुम्हारा प्लस माइनस दोनों सर्किट लाइन जा रहा है। कभी कभी क्या कर किया जाता है, ऐसा भी किया जाता है कि एक लाइन को ट्रांसमिट किया जाता है पॉजिटिव, और जो ग्राउंड को है रिटर्न पाथ को ग्राउंड कर दिया जाता है, ग्राउंड से ही रिटर्न पाथ हो जाता है, ऐसा भी किया जाता है। तो ये देखो ऐसे तुम्हारे सब स्टेशन में ये वॉल्व है, थायरिस्टर का बहुत बड़ा बड़ा वॉल्व बना हुआ है, और ये रेक्टिफायर है तुम्हारा। तो ये पूरा हॉल है जिसमें थायरिस्टर बेस्ड वॉल्व लगा हुआ है जो तुम्हारा रेक्टिफाई करता है सिस्टम को। एक हम फोटो दिखा रहे हैं, अब देखो एक ये है HVDC का, HVDC का जो लाइन है आयरलैंड और वेल्स के बीच अंडरग्राउंड HVDC लाइन। सभी को everyone is able to listen also, सभी को भी वीडियो दिखाई पड़ रहा है? यस सर। साउंड भी सुनाई पड़ रहा है? साउंड नहीं आ रहा, बस आपकी आवाज आ रही है। नो सर, तो साउंड नहीं आ रही है सर, साउंड नहीं आ रही है। कर रहे साउंड भी आएगा, रुक जाओ। जस्ट अ सेकंड को, अब साउंड भी आएगी। अब देखो मेरा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है सभी को? अब साउंड भी आएगी। ओके, अभी आ रही थी साउंड? यस सर, आ रही थी। यस सर, साउंड तो यस सर आ रहा है।
500 megawatt, 200 plus matrix 200 kV plus substation will again convert from DC to AC. I hope everyone has watched this. Yes, sir. Okay. So सर any ढंग से चल question? रही थी, वीडियो ग्रुप पे चल रही थी। Okay. It's सर वीडियो recorded थोड़ी also. हो रही थी। I will send the recording also. I will upload the recording. You can watch it from there also. Okay, sir. So DC as a means of transmission. सर क्लास लीव कर सकते हैं DC फिर? as a means of हेलो सर। सर कहाँ गए? yes. Yes. आवाज नहीं आ रहा मेरा? हेलो वो सर आपकी आवाज नहीं आ हेलो रही। कट कट के आ रहा है। हेलो अब आ रही है, आवाज आ रही है अभी? यस सर ये अब आ रही है आवाज। ओके तो देखो हाँ देखो पहले मैंने तुमको बोला था कि पहले शुरुआत में इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट एरा में देयर वाज अ वॉर ऑफ करंट कि ट्रांसमिशन एसी में होना चाहिए या डीसी में होना चाहिए। तो उस समय ट्रांसफार्मर था हमारे पास, एसी का वोल्टेज लेवल को आसानी से हम चेंज कर सकते थे, अप एंड डाउन कर सकते थे। तो एसी सिस्टम जो है हमारा ज्यादा इकोनॉमिकल था हुआ। एसी ने हम उस समय वॉर जीत गया। ओके जस्ट अ सेकंड। हेलो ओके उस समय एसी ने वॉर जीत गया। लेकिन अब क्या, अब देखो अब हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स आ गए। कन्वर्टर्स के आने की वजह से क्या हो गया, हम डीसी को भी वोल्टेज लेवल को चेंज कर सकते हैं और इजीली पावर को हम एसी टू डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स की वजह से आसानी से उपलब्ध है, चीपली अवेलेबल है। तो HVDC सिस्टम जो है क्या हो गया, अब बहुत ज्यादा लाइन के लिए, बहुत ज्यादा लेंथ के लिए क्या हो गया, ज्यादा चीपर हो गया। और देख रहे हैं कि हमारा जो जो कुछ लिमिटेशन था HVAC सिस्टम में, वो अब HVDC सिस्टम में वो लिमिटेशन भी खत्म हो गया। ओके और हम पावर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, पावर फ्लो को यहाँ पे कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो ये क्या है, ये क्यों पॉसिबल हुआ, थायरिस्टर की वजह से। थायरिस्टर हमारा है, और थायरिस्टर कैसा डिवाइस है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ोगे, ये स्विचिंग डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइस है। ओके तो बेसिकली अभी क्या फॉलो किया जाता है कि अगर हमारा अभी तो हमारा एसी ही लोड है, लोड अभी एसी है, तो अभी क्या फॉलो किया जाता है कि जनरेट करो एसी में जनरेट करो, डीसी में ट्रांसमिट करो और फिर एसी में डिस्ट्रीब्यूट करो। अभी ये फॉलो किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा दूर तक के लाइन को अगर हमें पावर ट्रांसमिट करना है तो कन्वर्ट उस समय जनरेट करो, फिर कन्वर्ट कर दो एसी से डीसी, फिर ट्रांसमिट करो डीसी, देन अगेन कन्वर्ट डीसी टू एसी बाय इन्वर्टर। ओके सो दिस कंप्लीट द फर्स्ट मॉड्यूल। एक मॉड्यूल हमने कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा। यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या सिलेबस था, स्ट्रक्चर था पावर सिस्टम का,
फिर पावर से अलग अलग पावर ट्रांसमिशन सिस्टम हम एसी और डीसी का तो इंट्रोडक्शन एसी और डीसी में हम करते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम का लेवल था, अलग अलग लेवल पढ़ाया हमने। फिर क्या क्या फैक्टर जो अफेक्ट करता है ट्रांसमिशन सिस्टम में, एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में, जैसे फ्रीक्वेंसी इफेक्ट करता है, वोल्टेज का इफेक्ट करता है, फिर और साइज ऑफ कंडक्टर का इफेक्ट होता है। ये हमने कंप्लीट किया। ट्रांसमिशन जो HVAC ट्रांसमिशन सिस्टम 3 पार्ट में, वोल्टेज लेवल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज। फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा। फिर डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, HVDC हम सिस्टम यूज करते हैं। HVDC सिस्टम और HVAC सिस्टम में क्या कंपैरिजन है, HVDC सिस्टम का क्या एडवांटेज है, क्या प्रिंसिपल क्या है, HVDC सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है। तो ये सब हमने कंप्लीट कर दिया। तो फर्स्ट मॉड्यूल ट्रांसमिशन सिस्टम का तुम लोग का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ओके, ये इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया। तुम देख लो तुम